Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 7th एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का सेकंड लास्ट फंक्शन। शुरू करें। देखो हमें पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स प्लान बनाते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है। तो प्लानिंग जो है वो एक बेस तैयार करता है, इसके अंदर प्लान बनाया जाता है। ये पूरा का पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। एक्चुअली काम नहीं हो रहा है, काम के बारे में सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाया जा रहा है, सिर्फ प्लानिंग करी जा रही है। ठीक है भाई, प्लानिंग हो गई, सारा का सारा दिमाग का खेल हो गया। उसके बाद में सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं, मशीनरी को, पैसों को, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी लेबर वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। सारी चीजों को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने का काम किसमें आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। फिर आता है हमारा थर्ड फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? स्टाफ से रिलेटेड जितना भी काम है वो किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करा जाता है कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आकर अप्लाई करो। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा जाता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्लेस करा जाता है, उन्हें वो जॉब दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग कराई जाती है, उनका टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है, उनकी सैलरी को इंक्रीज करना, ये सारा काम किसमें आता है? स्टाफिंग के अंदर। अब आता है हमारे मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है? अभी तक जितना भी काम हो रहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का, उसके अंदर सिर्फ एक बेस तैयार करा जा रहा था, एक्चुअल काम नहीं हो रहा था। सिर्फ प्लानिंग करी है, चीजों को ऑर्गेनाइज करा है, स्टाफ को हायर करा है, लेकिन डायरेक्टिंग से एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये बात याद रखना। डायरेक्टिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, काम कैसे करना है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, सारी की सारी चीजें। जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें मोटिवेट देते हैं, करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? डायरेक्टिंग के अंदर। जैसे टीचर बच्चों को डायरेक्शन देते हैं ना कि इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, ये टॉपिक्स हैं, सारी गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, साथ में सुपरवाइज भी करते हैं। जो सुपीरियर्स है वो देखते हैं कि सबऑर्डिनेट सही से तो काम कर रहे हैं ना, उन पे नजर भी रखते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं। ये सारा काम किसके अंदर आता है? डायरेक्टिंग के अंदर। तो डायरेक्टिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि जो एम्प्लॉइज है वो अपना बेस्ट दे सके, काम जो है वो इफेक्टिवली भी हो सके, एफिशिएंटली भी हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब है जो सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और ये चेक भी करना कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम को बेस्ट तरीके से तो कर रहे हैं ना, अपना बेस्ट तो दे रहे हैं ना। दिस इज डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? अब देखो आगे बात करते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब डायरेक्टिंग का क्या नेचर है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो 6 पॉइंट्स है हमारे पास में, वन बाय वन देखते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये अभी अभी मैंने बताया था कि इससे पहले वाले जो फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके अंदर सिर्फ एक बेस तैयार करा जाता है कि काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। एक्चुअली काम की शुरुआत किस प्रोसेस से होती है? डायरेक्टिंग से होती है। डायरेक्टिंग के अंदर ही डायरेक्टर्स यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उन पर नजर रखते हैं, तभी एक्चुअली काम की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग से ही एक्शन इनिशिएट होता है, एक्चुअल काम की शुरुआत होती है। समझ में आया? डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स ने एक बार अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन दे दी, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उन्हें गाइड कर दिया और मैनेजर्स का काम खत्म हो गया। ना बाबा ना। डायरेक्टिंग के बाद में भी जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, यानी कि उन पर नजर रखते हैं कि वो सही से तो काम कर रहे हैं ना। टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग हर लेवल पर होती है। टॉप लेवल मैनेजर्स किसे डायरेक्ट करेंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स को, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे। मिडिल लेवल मैनेजर्स किसे डायरेक्ट करेंगे? लोअर लेवल मैनेजर्स को। लोअर लेवल मैनेजर्स किसे डायरेक्ट करेंगे? वर्कर्स को। तो ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर
देखा जाता है जहां पर भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सुपीरियर्स किसे डायरेक्शन देते हैं? सबऑर्डिनेट्स को, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप लेवल पर है वो किसे डायरेक्शन देता है? जो लोअर लेवल पर होता है। हमेशा जो सुपीरियर्स होते हैं वो किसे डायरेक्शन देते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो डायरेक्टिंग कैसे फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम। समझ में आया? डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्शन क्यों होती है? ताकि परफॉर्मेंस हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन क्यों देते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके, इफेक्टिवली भी कि जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, और एफिशिएंटली भी कि काम इस तरह से हो कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कोई वेस्टेज ना हो। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और लास्ट है ह्यूमन एलिमेंट। ये जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करा जाता है कि बंदा क्या चाहता है, एम्प्लॉइज की क्या नीड है, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को मोल्ड करा जाता है। अगर उनका बिहेवियर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाया जाता है। यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि सबऑर्डिनेट्स अपना बेस्ट दे सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। तो पूरा का पूरा क्या है? ये एक ह्यूमन एलिमेंट। समझ में आया? आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? तो 5 पॉइंट्स है हमारे पास में, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 वही है टू इनिशिएट एक्शन, मैंने पहले भी बताया। बाकी अदर फंक्शंस एक बेस तैयार करते हैं, लेकिन एक्चुअली काम की शुरुआत कब होती है? डायरेक्टिंग फंक्शन के साथ में। डायरेक्टिंग के अंदर ही मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं कैसे काम करना है, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और इसी की वजह से एक चीज देखने को मिलती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सारे के सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में जाते हैं, कोई इधर उधर भटकता नहीं है। और वो कॉमन डायरेक्शन क्या है? कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है। तो एक्चुअली काम की शुरुआत किस फंक्शन के साथ में होती है? डायरेक्टिंग फंक्शन के साथ में। सेकंड है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इस बात का मतलब है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, सबके पास में अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग पावर है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हो सकता है ना सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, सब अपनी मर्जी से काम करें। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर ही मैनेजर्स एक अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे लोगों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठा के चलते हैं, प्रॉपर तालमेल बैठा के चलते हैं, इन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, आपस में हाथ मिला के चलो। सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का मतलब है सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर जाना, सबको मिलजुल कर काम करवाना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है। तो इनके एफर्ट्स को यूनिफाई करने का काम भी किसका होता है? डायरेक्टिंग का। समझ में आया? मींस ऑफ मोटिवेशन है, अभी मैंने बताया था डायरेक्टिंग के अंदर मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सके। उनके मन में एक मोटिवेशन जगाते हैं कि अगर तुमने टारगेट अचीव कराना तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हारी सैलरी के अंदर तुम्हें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंप्लॉइज को मोटिवेट भी करा जाता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग बंदे काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर किसी का एटीट्यूड अलग अलग होता है। हर कोई अपने आप को ज्यादा बादशाह समझता है, सबका एटीट्यूड अलग अलग है, हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। तो इन सब के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलना, ये सारा काम किसका होता है? डायरेक्टर्स का। ये सारा काम किसमें आता है? डायरेक्टिंग के अंदर। और लास्ट है टू फैसिलिटेट चेंज। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लेकर आना जरूरी होता है, जब भी मैनेजर्स कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं ये चेंज अच्छा नहीं है। अब एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देता है, उन्हें बताता है कि ये जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ही मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं सक्सेसफुली। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पूरे चैप्टर में, अब हमें यही पढ़ना है। देखो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सुपरविजन,
मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन का हमें सिर्फ मीनिंग प्रिपेयर करना है, हमारे कोर्स में सिर्फ मीनिंग है। बाकी मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन है हमारा, लीडरशिप है, इन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना है। शुरू करें, सबसे पहले सुपरविजन की बात करते हैं। देखो सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग देखना है। सुपरविजन का मतलब होता है जो सुपरवाइजर्स होते हैं, यानी कि जो सुपीरियर्स होते हैं, जो ऊपर लेवल पर काम करता है, जिसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा पावर है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सुपीरियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुपीरियर। और जो इसके अंडर काम करते हैं, जिनके पास में कम पावर है, कम अथॉरिटी है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेट्स। क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेट्स। तो जब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स पर नजर रखते हैं, इस इमेज को देखो, ये जो सुपीरियर हैं ये अपने सबऑर्डिनेट्स पर नजर रख रही हैं, देख रही है कि सबऑर्डिनेट सही से तो काम कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है सुपरविजन। क्या बोलते हैं? सुपरविजन। तो सुपरविजन के अंदर जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करते हैं, इस तरह से चेक भी करते हैं, उन पर नजर भी रखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते हैं कि सबऑर्डिनेट सही से तो काम कर रहे हैं ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? सुपरविजन। और ये सुपरविजन वर्ड भी कैसे बना है? सुपर प्लस विजन। विजन का मतलब है देखना, सुपर का मतलब है जो ऊपर है, जिसके पास में ज्यादा पावर है। तो जिसके पास में ज्यादा पावर होती है वो किसे सुपरवाइज करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को। समझ में आया? सिर्फ मीनिंग देखना है। सेकंड हमारे पास में आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आप सब जानते हो, किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को तो सुनते होंगे। तो मोटिवेशन से हमें क्या मिलती है? हम मोटिवेट होते हैं, यानी कि एक प्रेरणा आती है। मोटिवेशन से मतलब हमारे अंदर एक चाबी भरती है कि यार ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, हमें इस गोल को अचीव करना है। आपको इंस्पायर करना, आपके अंदर एक चाबी भरना कि आप अपना बेस्ट दे सको, आप अपने गोल को अचीव कर सको, वो प्रोसेस क्या है? मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन के अंदर जो मोटिवेटर है, अब देखो, एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो एक अच्छा सुपरवाइजर भी होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हो गया। एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है, वो आपको मोटिवेट भी करता है। एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होता है, और एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, वो अपनी बात को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके। तो मोटिवेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें स्टिम्युलेट करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा जगाते हैं, उन्हें इंड्यूस करते हैं, उनके अंदर चाबी भरते हैं कि तुम अपना बेस्ट दो। अगर तुम अपना बेस्ट दोगे, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, तुम्हें बोनस दिया जाएगा, तुम्हें कमीशन दिया जाएगा। दिस इज मोटिवेशन। अपने सबऑर्डिनेट्स को स्टिम्युलेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको जागरूक करना कि भाई तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरा करना है, उन्हें इंड्यूस करना, उनके अंदर एक चाबी भरना। दिस इज मोटिवेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये मैनेजर्स चाहते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक डिजायर्ड तरीके से काम कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। अब देखो तीन टर्म्स है यहाँ पर, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब होता है हर पर्सन की कोई ना कोई इच्छा होती है। अगर आज आप मोटिवेटेड हो तो आपके मन में एक मोटिव है, आपके मन में एक गोल है। गोल क्या है? कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, सीयूईटी क्रैक करना है, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो गोल क्या हो गया? मोटिव क्या हो गया? कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो मोटिव का मतलब है कि आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही आप मोटिवेटेड फील करते हो। इच्छा क्या है? कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मोटिवेटर है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो अपने जो उसके अंडर लोग हैं उन्हें इंड्यूस करता है, उनके अंदर चाबी भरता है, ताकि ये लोग अपना बेस्ट दे सके। आप जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखते हो वो पर्सन आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, कि सामने वाला बंदा आपको इंड्यूस कर रहा है। और मोटिवेट करने के लिए हम जिन भी टेक्निक्स को यूज करते हैं उन टेक्निक्स को बोला जाता है मोटिवेट मोटिवेटर्स। क्या कहते हैं? मोटिवेटर्स। इसका मतलब है मोटिवेट करने के लिए हम जिन भी चीजों का यूज करते हैं, जैसे जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशन दे सकता है, उनको बोनस दे सकता है, उन्हें रिवॉर्ड दे सकता है, इंक्रीमेंट दे सकता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट दे सकता है। तो वो जिन भी चीजों को यूज कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए, इन सारी चीजों को मोटिवेटर्स बोला जाता है। इन चीजों, इन टेक्निक्स को क्या कहते हैं? मोटिवेटर्स। समझ में आया? आगे देखो, मोटिवेशन के फीचर्स की बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। साइकोलॉजिकल मतलब ये एक इंटरनल फीलिंग है, बंदे के अंदर कुछ अर्ज होती है, अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, उसकी अपनी डिजायर्स है, अपनी एस्पिरेशंस है। इन एस्पिरेशंस, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बंदा मोटिवेटेड फील करता है। तो ये पूरी की पूरी क्या है? इंटरनल फीलिंग है, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपके अंदर की इच्छा है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, आपकी अपनी एस्पिरेशन है, साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अगर आप मोटिवेटेड होगे, मोटिवेशन है, तो अपने आप आपका बिहेवियर कैसा होगा कि आपको अपने गोल को अचीव करना है। आपके पास में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है कि भाई आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो अपने आप आपका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड हो गया। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई करते हो, सैंपल पेपर्स लगाते हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। जैसे अगर एक बंदे को प्रमोशन चाहिए तो वो अपना बेस्ट देगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पीछे मैंने बताया था। ये जो मोटिवेटर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। पॉजिटिव का मतलब है सबॉर्डिनेट्स की वो पे इंक्रीज कर देना, उनकी सैलरी इंक्रीज कर देना, उन्हें प्रमोशन देना, उन्हें रिकॉग्निशन, ऑर्गेनाइजेशन में पहचान मिले, रिवॉर्ड मिले, ये पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं। और जब सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को पनिश करते हैं, उनके इंक्रीमेंट्स को रोक देते हैं, उन्हें डराया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिव मोटिवेटर्स। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें भी पता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, हर एम्प्लॉय एक दूसरे से अलग है, हर एम्प्लॉय की नीड्स अलग अलग हैं। कोई एम्प्लॉय है जो प्रमोशन चाहता है, वो प्रमोशन के लिए मोटिवेटेड होगा, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को प्रमोशन से मतलब नहीं है, उसे चाहिए कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिले, एक रिकॉग्निशन, पहचान मिले। तो हर बंदे की नीड्स अलग अलग होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक है, बदलता रहता हुआ, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। अगर आपने एक चीज पाली तो आपके मन में दूसरी इच्छा जागेगी, दूसरी चीज पालोगे तीसरी इच्छा जागेगी, तो अनलिमिटेड होती है हमारी वांट्स। हमारी वांट्स टाइम के हिसाब से चेंज भी होती रहती हैं। जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमारे मन में नेक्स्ट नीड जाग जाती है। तो मैनेजर्स को कंटिन्यूअसली मोटिवेशन का काम करना पड़ता है। एम्प्लॉइज के मन में अलग अलग नीड्स जगानी पड़ती है। पहले प्रमोशन की नीड, प्रमोशन मिल गया, फिर हम बंदे के मन में नीड जगाते हैं कि तुझे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज होगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। समझ में आया? अब देखो, मोटिवेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। क्या है? मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? अगर किसी भी बंदे को मोटिवेट करना है तो उसके मन में एक नीड का होना जरूरी है, उसके मन में एक डिजायर का होना जरूरी है। अगर आज आप पढ़ रहे हो, मोटिवेटेड हो, तो सिंपल सा है, आपके दिमाग में एक नीड है। नीड क्या है? कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूं तो मैं भी क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि मेरी भी एक नीड है कि मुझे भी एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, लाइफ में पैसा कमाना है। ठीक है, तो हर पर्सन के मन में एक नीड, एक डिजायर का होना जरूरी है, तभी वो पर्सन मोटिवेट हो सकता है। मोटिवेशन के लिए नीड और डिजायर का होना जरूरी है। Because the employees get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled completely, then it is not possible to motivate the employees. और हर पर्सन को हम उसकी नीड के लिए ही मोटिवेट करते हैं। एक बार अगर बंदे की वो नीड पूरी हो गई तो हम सेम नीड के लिए उस बंदे को और मोटिवेट नहीं कर सकते। मान लो किसी बंदे को चाहिए कि उसकी सैलरी 50,000 हो जाए। अब बंदे की अगर सैलरी 50,000 हो चुकी है तो हम सेम 50,000 की सैलरी के लिए थोड़ी ना उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अब उसके मन में इच्छा जगानी पड़ेगी कि उसकी सैलरी 70,000 हो जाए। जब 70,000 हो जाएगी तो और इच्छा जगानी पड़ेगी कि सैलरी 1,00,000 हो जाए। सैलरी 1,00,000 हो गई तो और इच्छा जगानी पड़ेगी कि उसका और प्रमोशन हो, ओहदा इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशन में उसे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिले। तो वही मोटिवेशन के लिए नीड और डिजायर का होना जरूरी है। और जब बंदे की एक नीड पूरी हो जाती है तो उसके मन में अगली नीड को जगाना जरूरी होता है। तो देखो, मैस्लो ने हमें एक हायरार्की दी है। इन नीड्स की भी एक हायरार्की होती है, वन बाय वन ये नीड्स होती है। सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। जब बंदे की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसके मन में इच्छा जागती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। वो सेफ्टी चाहता है। इसके बाद में अगर ये नीड भी पूरी हो जाती है तो बंदा चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में उसे रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए, भाईचारे की फीलिंग आए। फिर फोर्थ नीड होती है एस्टीम, कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए। फिर लास्ट नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की बंदा एक्चुअल में लाइफ में जो भी करना चाहता है, जो भी हासिल करना चाहता है, जब वो उसे भी हासिल कर लेता है, इसे हम क्या बोल देते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बंदे की जो सबसे पहली नीड होती है वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। बंदा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहता है कि यार मेरी जो लाइफ की बेसिक सर्वाइवल है, मेरी जो लाइफ की बेसिक मेंटेनेंस वाली चीजें हैं वो मुझे मिल जानी चाहिए। लाइफ के बेसिक सर्वाइवल, लाइफ की बेसिक मेंटेनेंस के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी
होनी चाहिए, इसे हम क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड। अब हमारी लाइफ की बेसिक सर्वाइवल और मेंटेनेंस की नीड्स क्या होती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पहनने का जुगाड़ हो जाए, फूड का जुगाड़ हो जाए, शेल्टर होना चाहिए, सर पर छत होनी चाहिए, एयर, वाटर, स्लीप, ये सब किस में आती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब बंदे की आज की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट नीड पर मूव करता है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब बंदा अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, वो चाहता है आज तो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, लेकिन कल भी वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, कल भी मेरी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। इसके अंदर एक तो आती है फिजिकल सिक्योरिटी कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, तो सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, इसके अंदर वो LIC वगैरह करवाता है, एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ ना कुछ करवाता है, फायर से बचने के लिए कुछ ना कुछ करवाता है, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें करवाता है। ये नीड्स पूरी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है कि आज तो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, आज मेरा रोटी कपड़ा मकान सारा अरेंजमेंट हो रहा है, ये नीड्स मेरी कल भी पूरी होनी चाहिए, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा या फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली की भी ये नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। समझ में आया? जब उसकी ये नीड्स भी पूरी हो जाती है, फ्यूचर का भी सारा जुगाड़ कर लिया, तो उसकी नीड्स जागती है मन में, बिलोंगिंग नीड्स या फिर एफिलिएशन नीड्स। वो चाहता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां पर उसे एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए, एक भाईचारे वाली फीलिंग आए, लव हो वहां पर, अफेक्शन हो कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले, कंपेनियनशिप, उसके वहां पर यार दोस्त होने चाहिए, आपस में फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स, पार्टीज वगैरह होनी चाहिए ताकि वो सोशल फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप कर सके। जब ये नीड भी पूरी हो जाती है तब बंदा चाहता है एस्टीम नीड्स। ये हायर लेवल के एम्प्लॉइज के लिए होती है, मैनेजर्स वगैरह के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिकॉग्निशन, पहचान चाहते हैं, उनकी ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि आते जाते लोग उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम सर, सलाम ठोक कर जाएं। तो ये एस्टीम नीड्स है। और जब ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तो लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि बंदे का लाइफ में अल्टीमेट मकसद क्या है। मान लो उसका अल्टीमेट मकसद है कि वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर CEO बन जाए, तो जब वो CEO बन गया ना, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मनिर्भर हो, सब कुछ उसने पा लिया, सारे गोल्स अचीव कर लिए। दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। समझ में आया? अब देखो ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, इसके क्या अजम्पशंस है कि बंदे का बिहेवियर उसकी नीड्स पर डिपेंड करता है, हम बंदे को उसकी नीड्स को अचीव करने के लिए ही मोटिवेट कर सकते हैं। ये नीड्स जो होती हैं ये एक हायरार्की फॉलो करती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर आती है सोशल या फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिर आती है सेल्फ एस्टीम और लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अ सेटिस्फाइड पर्सन कैन नो लॉन्गर बी मोटिवेटेड। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड हो चुका है, आपने उस बंदे को मोटिवेट कर दिया, तो सेम चीज के लिए आप उस बंदे को दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर बंदे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो आपको उसके मन में नेक्स्ट नीड जगानी पड़ेगी उसे मोटिवेट करने के लिए। अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब बंदे की लोअर नीड सेटिस्फाई होती है तभी वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करता है, वन बाय वन हायरार्की फॉलो होती है। समझ में आया? आगे देखो बात करते हैं। अब बंदे को अगर हमें मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो उसे हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, पैसा देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। सैलरी इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट्स दे दिए, उसे बोनस दे दिया है, उसे हम लोगों ने प्रॉफिट्स में से शेयर दे दिया, कंपनी के शेयर्स ऑफर कर दिए उसे सस्ते के अंदर, और उसे हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे उसको रिवॉर्ड दे दिया, रिस्पेक्ट मिल रही है उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक रिकॉग्निशन, पहचान मिल रही है, डेमो बोर्ड पर उसकी फोटो लगा दी। इस तरह से भी हम बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन्हें हम इंसेंटिव्स बोल सकते हैं, मोटिवेटर्स बोल सकते हैं। बंदे को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को यूज करा जाता है। फाइनेंशियल को हम लोग मोनेटरी भी बोल सकते हैं, पैसे वाले हैं कि बंदे को पे एंड अलाउंसेस दे दिए, रेगुलर उसकी सैलरी में उसके हम हर साल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उसे अलग अलग तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के, अगर महंगाई चल रही है तो डियरनेस अलाउंस दे दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अलाउंसेस वगैरह दे दिए। तो ये बेसिक पे है। प्रॉफिट शेयरिंग है कि अगर पर्सन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉफिट्स में से भी एम्प्लॉयज को शेयर दिया जाता है। एम्प्लॉय को उसकी सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के साथ में जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को, उस प्रॉफिट में से भी एम्प्लॉयज को शेयर देना, ये प्रॉफिट शेयरिंग होता है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन का मतलब है जब कंपनी एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स भी दे, शेयर सस्ते में दे दे। कोई शेयर 100 रुपए का है लेकिन कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को
ऑफर कर दे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज के अंदर, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। इसे हम स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस भी दे सकती है न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर, दिवाली वगैरह पर, ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जो सेल्स के अंदर होते हैं लोग, उन्हें सेल्स के हर ऑर्डर पर कमीशन दिया जाता है, तो बंदे की सेल्स इंक्रीज होंगी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, ऐसा भी करा जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज को पैसा दिया जा रहा है वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिया जा रहा है। अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा आपको पे मिलेगी, अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपकी पे कम होगी। इस तरह से भी बंदा मोटिवेट होता है। रिटायरमेंट पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट पे पेंशन दी जाती है, पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया जाता है, ग्रेचुइटी भी होता है एक, इससे भी बंदे की फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा कुछ पर्क्स भी होते हैं जिन्हें हम परक्यूसाइड्स या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं, जैसे हमने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसके बच्चों की एजुकेशन की जो फी है वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है। एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, रहने के लिए हम लोगों ने घर दे रखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है जिसके लिए बंदे को रेंट पे नहीं करना, उस अपार्टमेंट का रेंट कंपनी पे कर रही है, गाड़ी दे दी। ये सब किस में आता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। इसके अलावा पर्सन को नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जैसे उसका स्टेटस इंक्रीज कर दिया, उसे एक हायर लेवल पर पहुंचा दिया कि उसका स्टेटस भी हाई है, हायर रैंक दे दी है, अथॉरिटी पावर भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, स्टेटस इंप्रूव होगा, उसका प्रमोशन हो गया, अपने आप मोटिवेटेड रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन कैसे हैं, पॉजिटिव एनवायरमेंट है, हेल्दी एनवायरमेंट है, बंदा अपने आप मोटिवेटेड रहेगा। नेगेटिव एनवायरमेंट है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में आपस में बनती नहीं है, बंदा डिमोटिवेटेड हो जाएगा। करियर एडवांसमेंट, बंदे को अपॉर्चुनिटीज दो प्रमोशन की, जैसे एम्प्लॉइज को बोलो अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया, अगर तुमने ये लेवल अचीव कर लिया तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉइज को प्रमोशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज दो, उनके लिए टारगेट सेट करो कि अगर आप ये टारगेट्स अचीव करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। जॉब एनरिचमेंट या फिर असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, कभी कभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें चैलेंजिंग जॉब्स दी जाए, उन्हें रूटीन काम के अलावा कई बार चैलेंजिंग जॉब्स देना, थोड़ा सा हटके अलग काम देना, ताकि उनका उस जॉब के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन यानी कि एम्प्लॉइज को पहचान देना, अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई स्पेशल काम करा है, अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो उसे स्पेशल रिवॉर्ड्स देना, उसे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट देना, ताकि सबऑर्डिनेट्स की ईगो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, उन्हें एक पहचान मिले, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को लगना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरी जॉब है वो सिक्योर है, मुझे कभी भी निकाला नहीं जाएगा। तो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एम्प्लॉइज को लगना चाहिए कि हमारी ये जो जॉब है ये परमानेंट है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती है, नहीं तो एम्प्लॉय अपनी मनमानी करने लग जाएगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जब भी कंपनी कोई मेजर डिसीजन ले रही है, कोई बड़ा प्रोग्राम, पॉलिसीज, प्लान्स बना रही है, कोई स्ट्रैटेजीज बना रही है, तो उसमें एम्प्लॉइज वर्कर्स के सजेशंस लेने चाहिए, उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉइज को भी पावर देनी चाहिए, उन्हें भी अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। इसके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। समझ में आया? ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं, थर्ड हमारे पास में आता है लीडरशिप। देखो हम लोगों ने दो पढ़ लिए, सुपरविजन देख लिया, मोटिवेशन देख लिया। सुपरविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप के अंदर क्या होता है, जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो एक अच्छा लीडर भी होता है। अब यहाँ पर ये जो मैनेजर है, ये अच्छा मैनेजर जो है वो एक अच्छा लीडर भी होता है। अब लीडर को पीछे जो फॉलो करते हैं वो कौन होते हैं? लीडर के फॉलोवर्स होते हैं। कौन होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लीडर है ये कौन है? मैनेजर है। और इस लीडर के जो फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोवर्स कौन है? इस मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स हैं। तो एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। लीडर का काम क्या होता है? अपने फॉलोवर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को चेंज करना, मोल्ड करना। अगर फॉलोवर्स का बिहेवियर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना, उनका बिहेवियर ऐसा बनाना कि वो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करे। समझ में आया? तो लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है वो अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को ऐसा बनाता है कि फॉलोअर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करे। समझ में आया? लीडरशिप एलिमेंट्स क्या हैं? लीडरशिप के अंदर जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करा जा सके। कोई भी गोल हो सकता है कि प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, सेल्स इंक्रीज करनी है। कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अकेला पर्सन खुद ही थोड़ी ना खुद को लीड करेगा कि खुद ही खुद का लीडर है, खुद ही फॉलोअर है।
एक लीडर है तो कम से कम एक फॉलोअर तो होना चाहिए, तो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और यहाँ पर ये जो लीडर है ये जबरदस्ती नहीं करता है अपने फॉलोअर्स पर, जबरदस्ती उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश नहीं करता है, कोऑपरेशन होता है, सब काम मिलजुल कर करा जाता है, समझ में आए, अपनी इच्छा से करा जाता है। तो एक अच्छा मैनेजर क्या होना चाहिए, एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। देखो लीडरशिप के फीचर्स क्या है, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये शो कर रहा है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कौन है, मैनेजर है, कि किस तरह से एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। लीडरशिप से जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। इंटरपर्सनल रिलेशन है किसके बीच में, लीडर के बीच में और फॉलोअर्स के बीच में। लीडर कौन होता है, मैनेजर जो है वो तो लीडर है, और फॉलोअर्स कौन होते हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स है जो मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन है, सबऑर्डिनेट्स है, फॉलोअर्स है। लीडरशिप क्यों होती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करा जा सके। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, लीड करता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये जो लीडरशिप की स्टाइल होती है ये 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। एक होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप, पूरी की पूरी तानाशाही, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी चलती है, लीडर की चलती है, यानी कि सिर्फ मैनेजर की चलती है और किसी की नहीं चलती, किसी का सजेशन नहीं लिया जाता। एक होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यहाँ पर लीडर जितने भी डिसीजंस लेता है वो खुद अपने लेवल पर ही नहीं लेता, वो डिसीजंस लेते टाइम पर अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ में कंसल्ट भी करता है, सारे सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस लिए जाते हैं और फिर मेजॉरिटी जो ओपिनियन रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और थर्ड आता है फ्री रेन और लेसेस फेयर लीडरशिप। यहाँ पर जो लीडर होता है वो सारी की सारी पावर और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, सारा काम सबऑर्डिनेट्स करते हैं, लीडर खुद ऐश करता है, एकदम फ्री हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप। सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें से, सेकंड वाला है ना, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो नंबर 1 है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप। याद रखना इसे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल किसके पास में होता है, लीडर के हाथ में होता है, सबऑर्डिनेट्स के पास में कोई कंट्रोल नहीं होता है। ही सेंट्रलाइजेस पावर, सारी पावर किसके पास में होती है, लीडर के पास में, यानी कि मैनेजर के पास में होती है। लीडर खुद सारे डिसीजंस लेता है विदाउट कंसिडरिंग द सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स से पूछता तक नहीं है और वो सबऑर्डिनेट्स को कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता, यानी कि ये जो लीडर है ये अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं देता कि सबऑर्डिनेट्स अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। सारी पावर किसके पास में है, लीडर के पास में है। लीडर सिर्फ ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से कि सबऑर्डिनेट्स बिना कोई क्वेश्चन करे ब्लाइंड होके लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अगर कोई सबऑर्डिनेट अच्छा करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर कोई सबऑर्डिनेट कुछ गलत काम कर देता है, फॉलो नहीं करता इंस्ट्रक्शंस, तो उसे पेनल्टी भी दी जाती है, उसे पनिश भी करा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। समझ में आया, सारी पावर किसके हाथ में है, लीडर के हाथ में है। सबऑर्डिनेट्स के पास में कोई पावर नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और लीडर ये सोच के रखता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे ऑर्डर्स को बिना क्वेश्चन करे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। समझ में आया। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसीजन फटाफट से लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट नहीं करा जाता। यहाँ पर कहीं ना कहीं लीडर के मन में एक सेटिस्फैक्शन आता है कि सिर्फ मेरी ही चलती है, लीडर हमेशा मोटिवेटेड फील करता है। मे ब्रिंग कंपिटेंट रिजल्ट, जब बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है कि सारे काम फटाफट से होने चाहिए तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि सारा काम फटाफट होता है, क्योंकि सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, लीडर ले रहा है, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट नहीं करा जा रहा। लेस कंपिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, और यहाँ पर लोअर लेवल पर लेस कंपिटेंट, थोड़े से कम नॉलेज वाले, कम स्किल्स वाले सबऑर्डिनेट्स भी चल जाते हैं क्योंकि सबऑर्डिनेट से ज्यादा कंसल्ट ही नहीं करा जा रहा, उन्हें सिर्फ बताया जा रहा है कि तुम्हें क्या काम करना है, काम कैसे करना है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, सबऑर्डिनेट्स के मन में ऑब्वियसली बात है फ्रस्ट्रेशन आएगा, उनका मोराल डाउन जाएगा क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं करा जा रहा, उनका पोटेंशियल, उनकी क्रिएटिविटी अपने आप दब जाएगी क्योंकि उनसे कोई सजेशंस ही नहीं लिए जा रहे, उनका इनिशिएटिव लेने वाला जो लेवल है, कोई काम पहल करना, आगे से कोई काम करना, ये इनिशिएटिव लेवल डाउन चले जाएगा। सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं करा जा रहा, उन्हें डिसीजन लेना नहीं आता। लेकिन कब सूटेबल है, जब सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड है, उनके पढ़े लिखे
लिखे नहीं है, अनस्किल्ड है, उनके पास में नॉलेज कम है, इस सिचुएशन में ये सही है, उनसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अगर फियर एंड पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करती है तब ये सही है कि सिर्फ लीडर की चलेगी, सबऑर्डिनेट्स को एज इट इज फॉलो करना है। लीडर प्रेफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग, जब कंपनी ऐसी है कि लीडर जो है वो डोमिनेंट रहना चाहता है, सारे ही डिसीजंस वो लेना चाहता है, सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में है, उस सिचुएशन में ये सूटेबल है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है सबसे बढ़िया हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसे हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। यहां पर लीडर डिसीजंस लेता है लेकिन खुद ही अपने लेवल पर डिसीजंस नहीं लेता, वो डिसीजन लेते टाइम पर अपने एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन चाहता है कि एम्प्लॉइज भी पार्टिसिपेट करें, अपने सजेशंस दें, सारे के सारे एम्प्लॉइज से कंसल्ट करके ही वो डिसीजन लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहां पर जो लीडर होता है वो अपनी अथॉरिटी यानी कि पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है, सबऑर्डिनेट्स को भी पावर देता है कि सबऑर्डिनेट्स अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें, और फिर सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। समझ में आया? यहां पर एम्प्लॉइज के पास में फ्रीडम है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने लेवल पर सोच सके, अपने आइडियाज, अपने सजेशंस दे सकें। ही लिसन्स टू द सजेशंस, यहां पे जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉइज के सजेशन सुनता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है। समझ में आया? सब हाथ में हाथ डाल के चलते, ये क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। समझ में आया? एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, उनका मोराल हाई रहता है, एम्प्लॉइज का एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, वो जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के नहीं जाते, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, अच्छी बात है, सेटिस्फाइड फील करेंगे। एम्प्लॉइज की डिसीजन मेकिंग पावर भी इंप्रूव होती है, उन्हें डिसीजंस लेने आते हैं। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, जब इतने सारे लोगों से कंसल्ट करके डिसीजंस लिए जाते हैं तो अपने आप डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, अच्छा डिसीजन लिया जाता है, एम्प्लॉइज की एबिलिटीज इंप्रूव होती है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है। समझ में आया? डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि सबसे कंसल्ट करा जाता है तो डिले इन एक्शन देखने को मिलता है। मे नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन सबऑर्डिनेट्स डू नॉट वांट मच इंटरेक्शन विद लीडर, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, हेजिटेट करते हैं, उस सिचुएशन में सूटेबल नहीं है। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीडर है वो सारा का सारा काम किसे दे देता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट करता है, काम चोरी करता है। इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड दैट लीडर इज लेस कॉम्पिटेंट, कई बार ऐसा भी लग सकता है कि जो लीडर है वो काबिल नहीं है, इसीलिए वो अपनी अथॉरिटी, अपना काम किसे देता है? सबऑर्डिनेट्स को देता है, वो अपने लेवल पर डिसीजंस नहीं ले सकता, ये भी कई बार लग सकता है। लेकिन सूटेबल कब है? जब कंपनी का गोल है कि एम्प्लॉइज के मन में जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो इंप्रूव हो, एम्प्लॉइज हमारे सबऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उन्हें डिसीजंस लेने आने चाहिए, उनका मोरल हाई रहे, जब कंपनी का मकसद ये है तो ये बेस्ट है। व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, जब लीडर डिसीजन मेकिंग पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में शेयर करना चाहता है तब ये सूटेबल है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब सबऑर्डिनेट्स ही इतने समझदार हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक्सेप्ट कर लिया है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इस सिचुएशन में ये अच्छा है। सबऑर्डिनेट्स अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेंगे, अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस देंगे। लास्ट आता है हमारे पास में फ्री रेन और लेसर फेयर लीडरशिप। यहां पर जो लीडर है वो पूरा का पूरा जो अथॉरिटी है, पूरी की पूरी जो पावर है और पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीटली डेलीगेट कर देता है। पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसे दे देता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, और जो लीडर है वो खुद क्या करता है? आराम फरमाता है। इस स्टाइल को हम बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप। समझ में आया? सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स टेक डिसीजन, यहां पर सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स लेते हैं, यानी कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर, लीडर अपने पास में कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं रखता, वो सारी की सारी पावर किसे दे देता है? अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉइज को दे देता है। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। यहां पर लीडर का काम क्या है? लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऊपर से आई है तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, और अगर सबऑर्डिनेट्स को किसी भी
तरह के रिसोर्सेज, किसी भी पैसे मशीनरी की रिक्वायरमेंट है तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने का काम किसका है? लीडर का। बाकी लीडर यहाँ पर क्या करता है? ऐश फरमाता है, मौज करता है। समझ में आया? एडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉइज के लिए तो अच्छा है, उनका मोरल हाई रहेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, सारी पावर इनके हाथ में है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स का अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में है। उनका जो एम्प्लॉइज है उनकी कैपेसिटी का क्या होता है? फुलर यूटिलाइजेशन होता है, उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज करा जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लीडर की कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पर लीडर की कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएं, कहीं ना कहीं आपस में केओस हो, लड़ाइयां हो, कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है। कब सूटेबल है? जब सबऑर्डिनेट्स वेल ट्रेन्ड है, अपने आप में ही सबऑर्डिनेट्स बढ़िया से ट्रेन्ड है, बहुत ही ज्यादा हाईली नॉलेजेबल है, तब उनके भरोसे काम छोड़ दो, सबसे बढ़िया है। सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड है, वो अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, सारे काम को खुद संभाल सकते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें पता है क्या काम करना है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बेस्ट है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, लास्ट एलिमेंट आता है हमारे पास में कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। मैं आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो जब लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, व्यूज एक्सचेंज करते हैं, कोई मैसेज है, कोई इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज करा जाता है, तो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओरली भी कर रहे हैं और रिटन फॉर्म में भी कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह का भी यूज है, ये कम्युनिकेशन है। तो जब आपस में आइडियाज या फिर व्यूज, अपना कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस काम को ऐसे करो, इन सब का जो एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन। दो लोग भी हो सकते हैं, मिनिमम दो लोगों का तो होना जरूरी है। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूं तो एक मैं हूं, एक आप हो, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? स्पोकन वर्ड्स बोलकर हो सकता है, जैसे मैं कर रही हूँ, रिटन वर्ड्स लिखा हुआ भी है, डायग्राम्स, पिक्चर्स और ग्राफ्स का यूज भी हो सकता है, और जेस्चर्स का भी यूज होता है, जो इस तरह से मैं बार बार हाथ हिलाती हूँ, एक्सप्रेशंस देती हूँ, ये क्या है? जेस्चर्स है। टैक्सी रोकनी है, इस तरह से हाथ कर देते हैं, ये क्या है? जेस्चर है। समझ में आया? इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले होता है एक सेंडर। सेंडर कौन है? जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जो मैसेज देना चाहता है, जो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। मैं हूं सेंडर। मैं कौन हूं? सेंडर हूं। अब मैं क्या दे रही हूं? आपको एक मैसेज दे रही हूं। ये मैसेज कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? मैसेज है। अब देखो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ उसे मैं एनकोड करूंगी ना, यानी कि जो चीज मेरे दिमाग में आई है, तो आप मेरे दिमाग को तो नहीं पढ़ सकते, जो रिसीवर है वो मेरे दिमाग को तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं उसे किसी ना किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूंगी ना। लैंग्वेज में कर सकती हूँ, बोलकर कर सकती हूँ, लिखकर कर सकती हूँ, जेस्चर्स के थ्रू बता सकती हूँ, पिक्चर्स में बता सकती हूँ, कैसे भी बता सकती हूँ, ग्राफ के थ्रू बता सकती हूँ। तो मैं मेरे दिमाग को, आप मेरे दिमाग को रीड नहीं कर सकते, उस चीज को मैं एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूंगी या बोलूंगी। ये क्या होता है? एनकोडिंग होता है। अब मैसेज जो है वो एक मीडिया के थ्रू जाता है। मैसेज जो है वो टेलीफोन पर जा सकता है, टीवी के थ्रू भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, मेल्स के थ्रू हो सकता है, रिटर्न के अंदर हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे एक्सचेंज कर लिए, किसी भी तरह से, किसी भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। अब होता है डिकोडिंग। मैंने जो मैसेज दिया है उसे मैंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आप उस लैंग्वेज को अपने मन में कैसे डालोगे? आप उसे पढ़ोगे, आप उसे क्या करोगे? डिकोड करोगे। मैंने जो भाषा लिखी है उसे आप समझोगे, उसे आप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है। जैसे यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, मैंने क्या करा है? एक चार्ट सा बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, ये मैंने एनकोड करा है। लेकिन जब आप इसे समझते हो, आप इसे किस में कन्वर्ट कर लोगे? जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है। माइंड में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डिकोडिंग बोल देते हैं। आप कौन हो? रिसीवर हो। और जब रिसीवर के पास में मैसेज चले जाता है तो आप मुझे कॉमेंट वगैरह करते हो, थैंक यू मैम लिखते हो, अपनी कोई क्वेरी लिखते हो, तो ये आप क्या देते हो? सेंडर को फीडबैक देते हो कि आपको
आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कमी रही है, कोई सजेशन है, ये क्या होता है, फीडबैक होता है। जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। और एक एलिमेंट और होता है नॉइस। इस कम्युनिकेशन के बीच में जब भी कोई डिस्टर्बेंस, कोई इंटरेक्शन होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना बीच में, उसे हम नॉइस बोलते हैं। जैसे फोन पे बात कर रहे हैं तो कई बार लाइन कटती है, तो वो क्या है, नेटवर्क एरर है, वो नॉइस है। कई बार मैंने मान लो आपको 8 पेपर्स दिए थे, नोट्स वगैरह दिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए बीच में, ये क्या है, नॉइस है। तो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जितना भी डिस्टर्बेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। सबसे पहले कौन है, सेंडर हूं, मैं क्या दे रही हूं आपको, मैसेज दे रही हूं, आइडियाज, मैसेज, सजेशंस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मैं अपने आइडियाज वगैरह को, सबको, आप मेरे माइंड को रीड नहीं कर सकते ना, उन्हें क्या करूंगी, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगी। फिर एक मीडिया के थ्रू मैसेज जाएगा, क्या है मीडिया, यूट्यूब है। आप मेरे मैसेज को अपनी भाषा में कन्वर्ट करोगे, जो भी मैंने लैंग्वेज लिखी है आप उसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे जो आपको समझ में आ रही है, जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है। आप इंग्लिश में पढ़ के उसे माइंड में हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राफ्स को आप अपने माइंड में किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप उसे समझोगे, अपनी भाषा में अंडरस्टैंड करोगे। आप रिसीवर हो, आप अपना फीडबैक दोगे, अपना रिस्पॉन्स दोगे। और अगर इन सब चीजों के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई इंटरप्शन होता है कि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाए, जैसे जोर से व्हीकल का आवाज आ गई, टेलीफोन लाइन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, पुअर कनेक्शन का होना, मान लो मैंने 8 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, बीच में से 2 डॉक्यूमेंट गायब हो गए, आपके पास में 6 डॉक्यूमेंट्स ही पहुंचे, तो ये क्या होता है, नॉइस होता है। समझ में आया? आगे बात करते हैं। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, काम की बात होती है। इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होते हैं, एम्प्लॉयज को गाइड करा जाता है, यहाँ पे बताया जाता है किसे क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो काम से रिलेटेड सारे का सारा कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे स्कूल में जितना भी होता है। लेकिन जब टीचर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, तो ये इधर उधर की बातें करने लगते हैं, गप्पे मारने लगते हैं, साथ में पार्टीज वगैरह करते हैं। तो ये जो इधर उधर की गप्पे गॉसिप वाली बातें होती है, ये सारा किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, टास्क असाइन करे जाते हैं, बताई जाती है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर दी जाती है, अथॉरिटी ट्रांसफर करी जाती है, टारगेट सेट करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं। सारी की सारी कैसी बात होती है, काम की बात होती है। और बात कौन करते हैं, जिनके बीच में आपस में ऑफिशियल रिलेशंस है, सिर्फ वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सारा काम रिटन फॉर्म के अंदर होता है, ताकि ये सारी चीजें एक एविडेंस का काम करें। जैसे नोटिस आता है, जैसे प्रिंसिपल मैम नोटिस भेजती है टीचर्स को, टीचर्स उस नोटिस के बारे में आपको बताते हैं। लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर यूज होता है। ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। सारा काम सिस्टमैटिकली होता है। इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है, वो भी किसके थ्रू, स्कॉलर चेन के थ्रू। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर फॉलो होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता होता है, मान लो स्कॉलर चेन फॉलो हो रही है, ए ने कोई इंफॉर्मेशन दी है बी को, बी ने इंफॉर्मेशन दी है सी को, और सी ने इंफॉर्मेशन दी है डी को। तो हमें पता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ए है। हमें पता हो रहता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ से आई है। इम्पर्सनल है, यहाँ पर पर्सनल बातें नहीं होती हैं। कई बार डिले इन इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलर चेन फॉलो करी जाती है, तो कई बार इंफॉर्मेशन का फ्लो में डिले देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो स्लोली होता है। समझ में आया? अब देखो, इसके भी 3 टाइप्स हैं। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और एक हमारे पास में होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। वन बाय वन देखो। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट से इंटरेक्ट करते हैं ना, यानी कि सुपीरियर कौन है, जिसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है, यानी कि ज्यादा पावर है। सबऑर्डिनेट कौन है, जिसके पास में कम अथॉरिटी है, कम पावर है, यानी कि ये बॉस है और ये कौन है, नीचे वाला जो बॉस के अंडर काम कर रहा है। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो इस तरह से हो रहा है। ऊपर वाला सुपीरियर है, नीचे वाला कौन है, सब ऑर्डिनेट है। ये क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। दोनों के पास में अलग अलग अथॉरिटी है, इसके पास में अथॉरिटी ज्यादा है, इसके पास में अथॉरिटी कम है। इसमें भी 2 तरह का है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन देता है, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई इंफॉर्मेशन पास करता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कोई इंफॉर्मेशन देता है, अब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को ऑब्वियसली बात है इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे सकता, बॉस को थोड़ी ना इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, अपने ओपिनियंस देता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, अपने सजेशंस देता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आया? सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का कम्युनिकेशन कौन सा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परफॉर्मेंस, अपने सजेशंस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उन लोगों के बीच में हो रहा है जिनके पास में क्या है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, इन सबके पास में सेम पावर है, यानी कि इन सबकी रैंक सेम है, ये सेम जॉब पोजीशन पर है। जैसे ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, ये ऑपरेशन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। तो हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का हेड है, सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वहां पर अथॉरिटी ज्यादा थी, अथॉरिटी कम थी, और ज्यादा अथॉरिटी वाला कम अथॉरिटी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा था। यहां पर सबके पास में क्या है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, सबकी रैंक सेम है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सारे के सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसीज के बारे में दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में डिस्कस करें, दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल ऐसे हुआ, हॉरिजॉन्टल ऐसे हुआ, डायगोनल ऐसे टेढ़ा होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, ये एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सेल्स डिपार्टमेंट का कौन है, सेल्स मैनेजर। कौन है, सेल्स मैनेजर। कौन है, सेल्स मैनेजर। और ये कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैनेजर्स हैं, इनके पास में ज्यादा पावर है, और इनके अंडर ये लोग जो काम कर रहे हैं इनके पास में कम पावर है, वो तो समझ में आ ही रहा है। तो जब एक डिपार्टमेंट का, मान लो ये वाला आदमी, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ये जो पर्सन है, ये समझ लो सेल्समैन है। कौन है, सेल्समैन है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो सेल्समैन है, जब ये सेल्समैन हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में बातचीत करता है, समझ में आया? एक बार पेन चेंज करते हैं। जब सेल्स डिपार्टमेंट का ये जो सेल्समैन है, ये किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में इंटरेक्ट करता है, इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखो ये तिरछा जा रहा है ना, दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन। ये जो सेल्समैन है, ये प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहा है कि प्रोडक्ट के डिजाइन में कोई चेंज करो, प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज करो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आया? इट इज अ कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द पर्संस वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। दो लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और दोनों के पास में डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके पास में ज्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पास में कम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये लोग आपस में बात करते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आया? वही एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग जो आपस में शायद ऑफिशियली एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, इनके पास में कोई भी काम की बात करने के लिए नहीं है, जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इधर उधर की गॉसिप करते हैं, रूमर स्प्रेड करते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सोशल इंटरेक्शन होते हैं, फ्रेंडली बातें होती हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिस की बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं करी जाती, इसे हम क्या बोल देते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इतने वेग, इतने ऊट पटांग तरीके से यहाँ पर फ्लो करती है, इतने कंफ्यूजिंग और इतने जिगजैग तरीके से यहाँ पर फ्लो करती है। इसने कोई बात इसको बताई, ये बात इसको बता रहा है, ये बात इसको बता रहा है, इसने बात इसको बताई, ये बात इसे बता रहा है, ये इस तरह से बताता है, तो एक गुच्छा सा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, ग्रेप वाइन। क्या कहते हैं, जो गुच्छा सा बन रहा है ना, अंगूर की बेल का ये जो गुच्छा सा बन रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ग्रेप वाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो इसके क्या फायदे हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो सोशल बातें करते हैं अपनी। फास्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि स्कैलर चेन फॉलो नहीं करी जाती, यहाँ पर र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। 70% जो बातें होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, र्यूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं। गेट्स डिस्टॉर्टेड, कई बार इन्फॉर्मेशन इतने अनसिस्टमैटिक तरीके से मूव करती है, इससे इधर के पास में गई, इससे दूसरे के पास में गई, इससे चौथे के पास में गई, पांचवें के पास में गई, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी उलट पुलट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो गड़बड़ आ जाती है। कुछ किसी ने कुछ मिर्च मसाला उसने ऐड कर दिया, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई। लीकेजेस देखने को मिलते हैं कई बार, जो कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो भी इस चैनल के थ्रू कई बार लीक होने के चांसेस होते हैं। समझ में आया?
आगे बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, यानी कि जो लोग आपस में ऑफिशियली रिलेटेड हैं वही आपस में काम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो इंडिविजुअल्स जो आपस में ऑफिशियली एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन भी नहीं है, वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होता है लेकिन इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल बातें नहीं होती हैं, पर्सनल बातें नहीं होती हैं, इम्पर्सनल है। यहाँ पर पर्सनल रिलेशंस होते हैं, पर्सनल बातें होती है। रिजिड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बातें वरी करती रहती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशंस जो होते हैं वो आपस में वरी करते रहते हैं। फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहाँ पर फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होती है, स्कालर चेन फॉलो होती है। यहाँ पर कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं है, कोई स्कालर चेन फॉलो नहीं होती। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिटन फॉर्म में एक्सचेंज करी जाती है, यानी कि नोटिस आता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेल वगैरह के थ्रू एक्सचेंज होती है। यहाँ पर सारा काम ओरली होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, उन्हें ताकि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो स्लो होता है क्योंकि स्कालर चेन फॉलो होती है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन फटाफट से फ्लो होती है क्योंकि स्कालर चेन फॉलो नहीं हो रही। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत आसान है क्योंकि पता है इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था। यहाँ पर हम इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी कुछ भी बातें बता देता है। रिकॉर्ड है, यहाँ पर सारी बातों का रिकॉर्ड रहता है क्योंकि सारी बातें रिटन फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर किसी भी बात का रिकॉर्ड मेंटेन करा नहीं जाता है ना, नो रिकॉर्ड इज मेंटेन। कोई भी बात रिटन फॉर्म में नहीं है, एविडेंस का काम नहीं करती। लास्ट टॉपिक आता है कि बेरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन से बेरियर्स, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। सिमेंटिक बेरियर्स, साइकोलॉजिकल बेरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बेरियर्स और एक होता है पर्सनल बेरियर्स। देखो सिमेंटिक बेरियर्स का मतलब क्या है, मैं सेंडर हूं और आप कौन हो, रिसीवर हो। सेंडर के वर्ड्स और उसके सेंटेंसेस, सेम वर्ड्स और सेंटेंसेस का अगर रिसीवर ने अलग मीनिंग निकाल लिया तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमेंटिक बेरियर्स। अगर सेंडर के सेम वर्ड सेम सेंटेंसेस को सामने वाले ने, रिसीवर ने अलग समझ लिया, उनका अलग मीनिंग निकाल लिया तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमेंटिक बेरियर्स। हो सकता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग हो, मैं कुछ और कहना चाह रही हूं, आपने मेरी बातों का कुछ और मतलब निकाल लिया हो, दैट इज सिमेंटिक बेरियर्स। कारण क्या क्या हो सकते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मैंने मैसेज सही से एक्सप्रेस ही नहीं करा, हो सकता है मेरी वोकैबुलरी पुअर है, हो सकता है मैनेजर ने रॉन्ग वर्ड्स का यूज करा हो, या हो सकता है मैनेजर ने जो बहुत ज्यादा नीडेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनका ओमिशन कर दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही मिसिंग हैं, तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो सकता है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, हो सकता है मैनेजर जो है वो PRICE प्राइस की बात कर रहा है और वर्कर्स जो है वो PRIZE वाला प्राइस समझ रहे हैं। मैं हो सकता है WRITE वाले राइट की बात कर रही हूं और आप हो सकता है RIGHT वाला राइट समझ रहे हो, तो मैनेजर कुछ और कहना चाह रहा है, जो एम्प्लॉय है वो कुछ और समझ रहा है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, हमारे बीच में जो ट्रांसलेटर है वो ही एफिशिएंट नहीं है, वो ही बात को सही से ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो भी एरर हो सकता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मान लो मैनेजर ने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, अब मैनेजर का मतलब था टेक केयर ऑफ गुड्स से कि गुड्स की क्वालिटी को सही से रखना, गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना कि जो गुड्स बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनने चाहिए, लेकिन एम्प्लॉइज ने इस बात का मतलब समझ लिया टेक केयर ऑफ गुड्स की गुड्स का ध्यान रखना कि गुड्स जो है वो सेफ तो हैं, चोरी वगैरह तो नहीं है, गुड्स को कोई हार्म ना हो जाए। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस भी हो सकते हैं कि मैनेजर ने कुछ और बोला और हमारे जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, उन्होंने कुछ और समझ लिया। टेक्निकल जर्गन हो सकता है, कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो टेक्निकल भाषा का यूज करते हैं जो भाषा हमारे एम्प्लॉइज वर्कर्स को समझ में नहीं आती, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। जैसे मैनेजर्स ने बोला टुमारो वी विल कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ ऑल द व्हाइट कॉलर्स। अब व्हाइट कॉलर से मैनेजर का मतलब था कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स है उनकी मीटिंग होगी, लेकिन वर्कर्स को लगा व्हाइट कॉलर से मतलब है जिन्होंने भी व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है उनकी मीटिंग होगी, तो इस तरह से भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। और बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग भी हो सकता है कि मैनेजर बोल कुछ और रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स कुछ और ही हैं, तो भी वर्कर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे वो हाँ बोल रहा है लेकिन इस तरह से बोल रहा है हाँ, ठीक है, या फिर ना इस तरह से बोल रहा है, तो बोल कुछ रहे हो, आपकी बॉडी, आपके जेस्चर्स उससे मैच ही नहीं कर रहे, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ये बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है। समझ में आया सिमेंटिक बैरियर्स।
सेकंड हमारे पास में आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट है तो ये कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करेगा कि वो लोग कम्युनिकेशन जो भी बातचीत हो रही है उसके अंदर अटेंटिव नहीं है ना, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है। जैसे स्कूल में मैम बोलती है आप फिजिकली तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो भी आप कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में ही कुछ और चल रहा है। तो जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इससे भी हमारे कम्युनिकेशन पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है, अभी मान लो सेंडर ने अपनी बात कंप्लीट ही नहीं करी, उससे पहले ही रिसीवर ने उसकी बात का मीनिंग निकाल लिया। पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। मैंने मेरी बात कंप्लीट ही नहीं करी, उससे पहले अगर आपने मेरी बात का मीनिंग निकाल लिया, दिस इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर है। लैक ऑफ अटेंशन, हो सकता है आप मेरी बात पर अटेंशन ही नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका दिमाग ही किसी और जगह है, आप या तो बहुत ज्यादा अपसेट हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मान लो मैं हूं और ये आप हो, हमारे बीच में दो लोग हैं, इन दो के बीच में से पास होती हुई इंफॉर्मेशन जाएगी, मैंने बात इसे बताई, इसने बात इसे बताई, इसने बात आपको बताई, ये जो बीच में लोग थे इन्होंने कुछ बातों को गायब कर दिया, पुअर रिटेंशन है। मैंने 10 बातें बताई थी, ठीक है, इस बंदे को मैंने 10 बातें बताई, लेकिन इस पर्सन ने इसे 10 में से 8 बातें ही बताई और इस पर्सन ने आपको 8 में से 5 बातें ही बताई। पुअर रिटेंशन है कि इंफॉर्मेशन लॉस होती जा रही है, इंफॉर्मेशन फिल्टर हो गई, या तो उसके अंदर और चीजें ऐड हो गई, मिर्च मसाला ऐड हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है। 10 बातें मैंने सामने वाले को बताई, सामने वाले ने आपको 8 बातें ही बताई, ठीक है। इस तरह से जब पुअर रिटेंशन होता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। और एक डिस्ट्रस्ट होता है, डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर आल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। दे मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस एंड गिव लेस इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कई बार सेंडर और रिसीवर के बीच में आपस में रिलेशंस ही अच्छे नहीं होते, वो एक दूसरे की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो एक दूसरे का मैसेज सुनना ही नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज, या तो वो एक दूसरे का मैसेज समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, हम लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को कम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रस्ट। इसकी वजह से भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर का काम करता है। एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में कैसे रिलेशन है, अथॉरिटी रिलेशनशिप कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस ही कई बार ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर, एक रुकावट का काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी ही ऐसी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता, इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो ही नहीं कर पाती, बैरियर का काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने रूल्स और रेगुलेशंस है, इतने रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस है कि बहुत ज्यादा डिले इन एक्शन हो जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत ही लेट फ्लो करती है, डिले इन एक्शन देखने को मिलता है। स्टेटस डिफरेंस हो जाता है, कई बार जो लोग हायर लेवल पर काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लोअर लेवल वाले कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन फालतू की होगी, काम की नहीं होगी। हायर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें लगता है लोअर लेवल वाले अगर कोई सजेशन दे रहे हैं तो इनके सजेशन फालतू है, इन्हें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है। Complex organization, when the information passes through various levels then there can be filtering of information at different levels। मैंने पीछे भी बताया था, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के थ्रू ट्रांसफर होती है, ए ने बात बी को बताई, बी ने बात सी को बताई, सी ने बात डी को बताई, डी बात ई को बताएगा। जब इतने सारे लोगों के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो करती है तो हो सकता है इंफॉर्मेशन फ्लो फिल्टर हो जाए, एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएं, इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस भी हो सकती है। मैंने ए को 10 बातें बताई थी, बी ने सी को 10 में से 8 ही बताई, सी ने डी को 8 में से 7 ही बताई, डी ने ई को 7 में से 5 ही बातें बताई। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम भी होती है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज लाइक सोशल गेट टुगेदर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो फ्री और इफेक्टिव तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गेट टुगेदर्स हो, लोग आपस में पार्टीज करें, गेट टुगेदर्स हो, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए कि सब लोग अपनी कंप्लेंट्स दे सके, है ना। और टास्क फोर्स होना चाहिए, सजेशन बॉक्स होने चाहिए कि एम्प्लॉइज अपने सजेशंस दे सके, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बता सके,
तब इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा होता है, फ्री और इफेक्टिव होता है। अदरवाइज ये भी क्या होता है, बैरियर का काम करता है अगर ये सारी चीजें नहीं है। लास्ट आता है हमारे पास में पर्सनल बैरियर्स, वही है सेंडर और रिसीवर के आपस के बीच में रिलेशन कैसे हैं, ये भी क्या करता है, बैरियर का काम करता है कई बार। जैसे फर्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। इफ सुपीरियर हैव नो ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट्स देन दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस, सजेशंस एंड ओपिनियंस। अगर सुपीरियर्स का अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स, उन्हें लगता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स आर गुड फॉर नथिंग, हमारे सबऑर्डिनेट्स को कुछ नहीं आता, ये कोई काम नहीं कर सकते, तो सबऑर्डिनेट्स चाहे कितने भी अच्छी एडवाइस, ऑप्शंस और सजेशंस दे दें, सुपीरियर्स कभी उनके सजेशंस, उनके ओपिनियंस, उनके एडवाइस पर ध्यान नहीं देते। लैक ऑफ इंसेंटिव, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड गिवन टू सबऑर्डिनेट्स फॉर सम गुड सजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स अपने अच्छे सजेशंस देते हैं, अपने अच्छे आइडियाज शेयर करते हैं और इसके लिए कभी उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, इसके लिए उन्हें कोई रिकॉग्निशन, कोई पहचान नहीं मिलती है, तो सबऑर्डिनेट्स अपने सजेशंस देना बंद कर देते हैं। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार ऐसा होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते, इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखते हैं। उन्हें लगता है अगर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर हमसे छिन जाएगी। और लास्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार जो एम्प्लॉइज होते हैं वो ही अपने सुपीरियर से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, उनसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, वो हेजिटेट करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस सिचुएशन में कई बार ये चीजें भी जो है वो एक कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का काम करती है। समझ में आया? लास्ट आता है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जो सेंडर है वो बात कम्युनिकेट करने से पहले, बात बोलने से पहले बात को क्लियर कर ले, उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेट करने के लिए वो सिंपल लैंग्वेज का यूज करे ताकि जो रिसीवर है उसे भी बात इजीली समझ में आ जाए। दैट इज clarify the idea before communication. सेकेंड है communication according to the need of the receiver. जब भी सेंडर कोई बात रिसीवर को बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, तो जो कम्युनिकेशन है वो रिसीवर के नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी मैसेज है उसकी रिसीवर के लिए एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मैसेज मस्ट बी ऑफ वैल्यू टू रिसीवर। मैसेज की एक वैल्यू होनी चाहिए रिसीवर के मन में। सेंडर मस्ट सिलेक्ट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल ऑफ द रिसीवर। और सेंडर जो है वो जितने भी वर्ड्स यूज कर रहा है, चाहे वो ओरली करे चाहे रिटन फॉर्म में करे, वो रिसीवर के एजुकेशन लेवल को ध्यान में रख के करे कि रिसीवर को सारी बातें समझ में आनी चाहिए। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेट करने से पहले 4 लोगों से कंसल्ट कर लो। 4 लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर आप कोई प्लान पॉलिसी बना रहे हो, उसमें अगर सबऑर्डिनेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उनके भी सजेशंस को आप ले रहे हो, तो वो फुल कोऑपरेशन के साथ में आपके जो भी काम दे रहे हैं, सुपीरियर्स जो भी सबऑर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं, उस काम को एक्सेप्ट करेंगे, उन टारगेट्स को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करा जाए, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। ऐसी भाषा का यूज ना करो जिसकी वजह से जो सामने वाला लिसनर है, जो रिसीवर है, उसके सेंटीमेंट्स हर्ट हो, उसके इमोशंस हर्ट हो। अच्छी लैंग्वेज को यूज करा जाए। यहां पर जैसे ही रिसीवर के पास में इंफॉर्मेशन आती है वो अपना फीडबैक दे, वो बताए कि वो एग्री करता है या नहीं करता, उसे ये टारगेट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो अपने सजेशंस दे, अपना फीडबैक दे, अपनी राय दे। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट नीड्स को फोकस में रखकर तो करा ही जाए, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर नीड्स को दिमाग में रखकर करा जाए, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड होना चाहिए। फॉलो अप होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी और उसका काम खत्म। फॉलो अप भी करे, देखे भी कि भाई रिसीवर तक मेरी बात पहुंची तो है ना, जितनी बातें मैंने बताई थी सारी बात रिसीवर तक पहुंची तो है ना, बात के अंदर कोई फिल्ट्रेशन तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि मिर्च मसाला ऐड हो गया, कुछ बातें ऐड हो गई, कुछ बातें वहां से गायब हो गई। तो फॉलो अप भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर फॉलो अप द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। इट हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स, ताकि किसी तरह की कोई हर्डल्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ना हो। गुड लिसनर, जो रिसीवर है वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। वो अटेंटिवली और बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ में सेंडर की बातों को सुने। ओपन माइंड होना चाहिए, पूरी बात सुनकर ही कंक्लूजन निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि रिसीवर जो है वो सेंडर की बात सुने बिना ही, आधी बात सुनकर ही उसने कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल लिया कि सेंडर ये बोलना चाह रहा है। ओपन
ओपन माइंड होना चाहिए कि बिना पूरी इंफॉर्मेशन को सुने सामने वाला रिएक्ट ना करे, पहले पूरी इंफॉर्मेशन को सुने, फिर अपने सजेशंस, अपना फीडबैक दे, फिर रिएक्ट करे। और लास्ट है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, मैसेज अपने आप में ही कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड नॉट लेफ्ट बी गेसिंग। ऐसा नहीं हो कि आधी बात आपने ले दी, आधी बात सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, गेस करने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, सारे फैक्ट्स फिगर, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैसेज के अंदर होनी चाहिए। समझ में आया? विद दिस ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी था, ये चैप्टर थोड़ा क्या बहुत लेंदी था, स्टिल मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स के अंदर बीएसटी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हो। अब कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।